Good morning, all of you. Good morning, sir. So today our session is based on JEE Mains 2022 tips and tricks. एक्चुअली आप लोगों का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी टिप्स हमको फॉलो करना है, या एनटीए ने जो सोर्स जारी किया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, उनको भी आपको क्लियर जानना चाहिए। केवल जानकारी से नहीं होगा कि आप फिजिक्स अच्छा पढ़े हैं या आप केमिस्ट्री अच्छा पढ़े हैं, आप मैथ्स अच्छा पढ़े हैं और सब्जेक्ट के बल पर आप कमांड करके जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो भी नोटिफिकेशन जेई के अकॉर्डिंग आया है या एनटी के अकॉर्डिंग आया है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे आप सही से टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल एक जनरल नोटिफिकेशन मैं अपने साइड से दूंगा, एक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में आप एक्सपर्ट से आप आगे की सुनेंगे। जैसे केमिस्ट्री के हमारे सुमित सर हैं, वो आपको बताएंगे कैसे हमको डील करना है। फिजिक्स के आपके प्रशांत सर हैं, वो आपको बताएंगे कैसे डील करना है, और मैथ्स का मैं आपको बताऊँगा। सो एक्चुअली हम लोग ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। ये मैं आपको वो रूल समझा रहा हूँ जो एनटीए ने जारी किया है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है, वो जेईई मेंस कंडक्ट कराती है, और उसने क्या रूल जारी किया कि आपका जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स में से आपके पेपर होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसमें आपको क्या किया जाएगा, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल 30 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और 30 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। आपको करना क्या है, इस 30 क्वेश्चंस में आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे यहाँ पे, और 10 जो क्वेश्चन होगा नेट होगा, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में होगा, 20 एमसीक्यू चलेगा और 10 नेट क्वेश्चन रहेंगे। मैथ में अब क्या आपका 20 एमसीक्यू रहेगा और 10 नेट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये कुछ रूल्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 25 क्वेश्चंस हैं, उनके 25 × 4 100 मार्क्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 30 क्वेश्चन टोटल है, इसमें 20 एमसीक्यू और 10 नेट क्वेश्चन है। करना आपको क्या है, आपको 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं वो पूरे अटैम्प्ट करने हैं, इसको फुल सॉल्व करना है, ये पूरा अटैम्प्ट ही करना है। लेकिन जो 10 नेट क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या करना है, एनी 5 करना है, एनी 5 क्वेश्चन। इससे क्या करेंगे आप, 20 क्वेश्चन आप ये अटैम्प्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करेंगे, टोटल बनेगा 25 क्वेश्चन, और इन 25 क्वेश्चन से आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। क्लियर। ऐसे केमिस्ट्री का आपका चलेगा, 20 एमसीक्यू आपको पूरा करना है, 10 नेट क्वेश्चन में क्या करना है, एनी 5 अटैम्प्ट करना है। यहाँ से भी आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आपका टोटल बनेगा 100 मार्क्स। सिमिलर मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, 20 एमसीक्यू फुल करेंगे, पूरा एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे, और 10 नेट के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से भी आपका 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो ये कितने मार्क्स, 100 मार्क्स का रहेगा। जेईई मेंस में आपको पता ही है कि 1/4 माइनस मार्किंग रहती है। सपोज एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1/4 -1 मार्किंग रहेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 2022 में आपको नया एनटीए ने जारी किया है, नया रूल बताया है, उसमें क्या किया गया है कि जो हमारे 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हैं, इसमें 20 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, जो इसमें से एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अब तक 2021 तक अलग सिस्टम था। अभी तक ऐसा रहता था कि आपको 10 नेट क्वेश्चन में कोई 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। अब क्या किया गया है कि 20 क्वेश्चन में भी निगेटिव मार्किंग है और नेट में भी निगेटिव मार्किंग है। मतलब आप ये गलती ना करें कि सपोज आप नेट का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आ रहा है 10.42, और आप तुक्का मार के लग रहा है नहीं 10.42 नहीं होगा, 10.5 होगा, और अटैम्प्ट करते हैं आप उसको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप -1 यहाँ पे भी पाएंगे, याद रखिए। पहले हम लोग के टाइम में क्या होता था कि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते थे और ये नेट क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो हम लोगों का अप्रॉक्स हम लोग सॉल्व करते थे। सपोज हमारा आंसर आता था 10.42, तो हमको लगता था कि चलो 10.5 लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर क्वेश्चन गलत होता तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप गड़बड़ है। आप सिस्टम क्या है कि आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट होइए, तभी अटैम्प्ट कीजिए। नहीं आता है तो अटैम्प्ट बिल्कुल मत कीजिए। इसीलिए परसेंटाइल का सिस्टम इस बार गिरेगा। जो परसेंटाइल 99 पे एनआईटी मिलता था, वो 98 पे भी एनआईटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, नेट के क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि जो आप एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो आपको श्योर है उन्हीं को अटैम्प्ट कीजिए, बेकार क्वेश्चन मत अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है। सेकेंड रूल जो एनटीए ने एक और बताया है, नया रूल, कि सपोज
किसी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है सभी का, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसमें 3 ऑप्शन रहेगा। एक तो आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वो साइन दिखाएगा, कलर दिखाएगा। एक अटैम्प्ट कर रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं, वो दिखाएगा। और एक आप मार्क फॉर रिव्यू छोड़ रहे हैं, वो दिखाएगा। मार्क फॉर रिव्यू क्या बताता है कि इस क्वेश्चन को आप बाद में अटैम्प्ट करने वाले हैं। सपोज आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, तो इसको मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि हम पढ़ें, हमसे अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, बाद में उस पर लाइट दूसरी जल जाएगी और आप बाद में उसको जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। या जो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, उसमें क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। हाँ, नया नोटिफिकेशन क्या आया है एनटी की ओर से कि सपोज आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और आप उस पर सी टिक मार दिए। इसमें ऑप्शन रहेगा ना आपका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट तो सही करते हो, मतलब आपने अटैम्प्ट किया, सही अटैम्प्ट किया कि डी करेक्ट है, लेकिन आपने गलती से सी लगा दिया। फिर आपको क्या लग रहा है कि आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये सेव हो चुका है। फिर आपको अचानक से क्या लग रहा है, नहीं इसका आंसर डी था, हमने गलत मार दिया। वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको पहले पता चल चुका है कि हमारा यहाँ पे -1 होने वाला है, ये करेक्ट है। इससे बचने का एक ही इलाज है कि आप जाइए उस सेम क्वेश्चन में, आप इसको छेड़ नहीं सकते, ये तो सी का सी ही रहेगा, एक ऑप्शन डी को भी टिक कराइए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये आपका क्वेश्चन जो होगा एनटीए पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा और आपको यहाँ पे 0 मार्क्स देगा, जो कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप -1 मार्क्स तो नहीं पाएंगे ना। -1 मतलब 1 मार्क्स कम हो जाएगा। यहाँ ऐसे क्या होगा कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब वो आपका क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन में डबल टिक मार दिया है, ठीक है। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम डी चाह रहे हैं लेकिन सी टिक हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, एक कोई भी ऑप्शन टिक करके आओ, वहाँ पे 2 ऑप्शन टिक करके आओ, एनटीए पूरी तरीके से उस क्वेश्चन गलत काट देगा, ठीक है। तो ये जनरल नोटिफिकेशन था। और सबसे बड़ी बात आपको ये करना है, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है जेई का, तो जो भी किसी का पहले शिफ्ट में पढ़ रहा है, किसी का बाद में पढ़ रहा है, लोगों से डिस्कस नहीं करना है चीज़ों को। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। या कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का शाम के शिफ्ट में एग्जाम रहता है 3 to 6, तो जाके पूछने लगते हैं, अरे भैया सुबह वाले शिफ्ट में क्या आया था, या जो आप एग्ज़ाम दिए थे 24 तारीख उसमें क्या हुआ था, क्या आया था। आप अपना तैयारी परफेक्ट रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जेई एग्ज़ाम जिस शेड्यूल में पड़ा है, सपोज किसी का एग्ज़ाम 9 to 12 में है, या किसी का इवनिंग शिफ्ट में है 3 to 6 है, 3 to 6 है कि 2 to 5 है, 3 to 6। करना आपको क्या है, कल से ही या आज से ही, कि जब भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करें, टेस्ट कौन सा अटैम्प्ट करेंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज की डिमांड नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभ्यास टेस्ट सीरीज जारी की है एनटीए की ओर से। पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है, कोई बात नहीं, जाके प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करो, अभ्यास, ठीक है। वो एनटीए की ओर से जारी किया गया है, वहाँ पे आप जाके फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। सबको टेस्ट सीरीज देना कब है? देखो प्रॉब्लम कुछ लोगों की क्या होती है कि उनकी जनरल हैबिट ऐसी पड़ जाती है कि 10 बजे उठते हैं और फिर कंटिन्यू क्लास करते हैं, या कोई रात पढ़ता है फिर जाके दोपहर में आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। आज से सिस्टम बदल दीजिए। जिनका एग्ज़ाम 9 to 12 है वो क्लियर, आपको 7 बजे या 6 बजे उठ के जेई एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो आप कल से ही 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए और सब कुछ छोड़ के 9 to 12 आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, बैठने का ट्राई कीजिए। बहुत लोगों से क्या होता है कि वो 9 to 12 बैठ ही नहीं पाते हैं, या वो खाना पेट भर के खाते हैं, 3 to 6 उनसे बैठा नहीं जाता है टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो इस टाइम में बैठिए आप 3 to 6। किनका पढ़ रहा है एग्जाम 3 to 6? तो आप लोगों को क्या करना है, जो अभ्यास ऐप पे, जो अभ्यास वाला ऐप है ना प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके 3 to 6 टेस्ट देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब घर पे 1 वीक लगभग टेस्ट देंगे तो आप क्लियर 3 to 6 बैठ पाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नींद आएगा एग्जाम में, क्योंकि आपकी आदत नहीं है 3 to 6। और जिनका एग्जाम 9 to 12 है, सब कुछ छोड़ के 9 to 12 टेस्ट देना शुरू कर दें आज से ही। आज तो नहीं दे सकते, कल से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन का सिस्टम कैसे है ये ध्यान रखना है। और इसको मत भूलना कि आपके जेई के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मीन्स आपका -1 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन में गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर्स कटेंगे, एक 4 जो आपका पूरा मिलता है, एक -1 जाएगा, ठीक है। इसलिए सोच समझ के करना है। जितना भी आप करिए कॉन्फिडेंट रहिए। आप 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन भी करते हैं तो 12 क्वेश्चन मीन्स होता है 48 मार्क्स, बहुत होते हैं। आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, 300 में से 120+ इतना लेके आओ, NIT मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपका मनचाहा ब्रांच मिले, इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। अगर आपको मनचाहा ब्रांच चाहिए कि हमको NIT में कंप्यूटर साइंस चाहिए, देन स्कोर 160+ इन JEE। बट अगर आप चाहते हैं कि हम NIT का टैग लेके घूमें तो आप 120+ ले आइए, NIT मिलेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं लाना है, परसेंटेज निकाल के आप देख लीजिए कितना क्या ला सकते हैं। नेक्स्ट बात, फिलहाल आपके अभी एक्सपर्ट बताएंगे, फिजिक्स के एक्सपर्ट, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, कि हमको करना क्या है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। लेकिन मैं आपको एक जनरल रूल बता दूं कि आज तक जितने भी टॉपर्स आए हैं, आप टॉपर्स को उठा के एक बार देखिए, 1 to 100 जितने भी टॉपर्स आए हैं, सब्जेक्ट्स
डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्ट्रांग होता है। किसी का मैथ स्ट्रांग, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है और किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है। लेकिन जितने भी रैंकर्स आज तक आए हैं उन सब का केमिस्ट्री में स्कोर सबसे ज़्यादा है। मैं भले ही मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, हर कोई अपने सब्जेक्ट का वरीयता देता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले मैथमेटिक्स अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको स्कोरर बनना है, आपको रैंकर्स बनना है, तो पहले आप केमिस्ट्री अटैम्प्ट कीजिए। केमिस्ट्री ही आपको स्कोर दिला सकता है, केमिस्ट्री आपको रैंक दिला सकता है, बाकी सिलेक्शन तो आप कुछ भी करके पा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। खासकर मुझे नहीं पता है कि नीट वालों ने भरा है कि नहीं भरा है फॉर्म जेई का, बट एक जनरल रूल उनके लिए भी है कि जो भी नीट वाला एग्जाम देना चाहते हैं जेई मेंस का या भरे हुए हैं, वो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री भी अटैम्प्ट करके नंबर ला सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ में आप नहीं भी अटैम्प्ट करेंगे नीट वाले, फिर भी इनका 10% आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? इनका 10% इसलिए आएगा क्योंकि कुछ मूर्ख प्राणी बैठते हैं जेई में जिनका निगेटिव मार्क आता है मैथ में, तो कम से कम जो लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे उनका 10% तो आएगा। तो अगर आप मैथ छोड़ के भी आते हैं या फिजिक्स छोड़ के भी आते हैं तब भी आपको 10% मिलेगा। लेकिन छोड़ना कब है? जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग हो तब। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के चले आओ। ठीक है, तो शायद तुम लोगों ने नहीं भरा है फॉर्म ना, चलिए कोई बात नहीं। तो इधर जेई वाले और देखें क्या क्या नोटिफिकेशन हो रहा है। तो फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो मार्क्स शेड्यूल था उन्होंने बता दिया है, कितना मार्क्स ला के हम लोग अचीव अच्छा कर सकते हैं, शेड्यूल के अनुसार टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, और हाँ केमिस्ट्री का जो मैं बता रहा था कि जो आपका परसेंटाइल सेट होता है, परसेंटाइल मतलब आप फिजिक्स अटैम्प्ट करेंगे, केमिस्ट्री अटैम्प्ट करेंगे, मैथ अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, सपोज फिजिक्स में आपका आया 97%, केमिस्ट्री में आया 98%, मैथ्स में आया 97 पॉइंट कुछ %। ठीक है, ये ट्रूथ है। आपको यहाँ पे नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा तभी आप रैंकर्स बनेंगे। हम लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है तो हम लोगों का भी केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा था, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैथ के बल पे हम यहाँ नहीं खड़े हैं। हम लोग IIT में पहुँचे या कहीं भी पहुँचे तो उसका केवल रीज़न यही था केमिस्ट्री में, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो आज वहाँ ना पहुँचते। इसीलिए केमिस्ट्री स्ट्रांग रखो भाई। ठीक है, उसके बाद मैथ अच्छा है तो मैथ मार देना, फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स मार देना। ठीक है, ये लास्ट टाइम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस टाइम ये बताने का समय नहीं है कि भाई सब कुछ मैथ ही है। वो वाला सिस्टम नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ो बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। मैं एक मैथ का टीचर खड़ा होकर अगर ये बता रहा है कि आप लोग केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, उसको आपको करके आना चाहिए हर हाल में। करना वो क्या है कि आप 1-1 घंटे मत सेट कीजिए सबके लिए। आप क्या करना है, आपको 45 मिनट में केमिस्ट्री खत्म कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके। ठीक है, उसके बाद में आपको भिड़ना है या तो मैथ पे या फिर फिजिक्स पे, जो भी आपका स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दीजिए फिजिक्स या मैथ में, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पोर्शन हम स्ट्रांग है फिजिक्स तो उन्हीं को मारिए, सबको मत चेक कीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सपोज आपका जो भी पोर्शन स्ट्रांग है, प्रशांत सर बताएंगे फिलहाल कि कौन कौन सा पोर्शन आप मार सकते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वो मारना। लेकिन मेरे हिसाब से आप केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैथ या फिजिक्स अटैम्प्ट कीजिए, फिर देख लीजिए क्या चूज करना है हमको। ठीक है, बट आपको अगर नंबर लाना है, रैंकर्स बनना है, तो आप पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से नंबर निकलते हैं। 45 मिनट में आप करके बाहर निकलिए यहाँ से, 15 मिनट बचाइए, यहाँ का 15 मिनट बचाइए और कहीं पर लगाइए, तो मैथ में लगाइए, फिजिक्स में लगाइए। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। तो ये फिलहाल जनरल नोटिफिकेशन था। और अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ। मैथ मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना बताएंगे, या फिर हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल नोटिफिकेशन था। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हम चाहेंगे कि अपने अपना व्यू बता दें कि मतलब स्टूडेंट्स कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर आगे चलें या कहाँ कहाँ से नंबर्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि लोग तैयारी प्रिपरेशन करके तो आया ही हैं, सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहा होगा। बट अपने साइड से आप लोग बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए या जहाँ जहाँ से स्कोर बन सकते हैं, जिससे लोग भी थोड़ा अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, सही है ना। अभी विवेक सर बता रहे थे कि केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही है। खासकर मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज IITian नहीं बन सका, उसके पीछे रीज़न केमिस्ट्री है। मेरा फिजिक्स और मैथ बहुत स्ट्रांग था। सबको मालूम है कि मैं आनंद सर के पास में पढ़ता था,
लेकिन मेरी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम होने के कारण, और हमारे टाइम पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी, और हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए थे उसका जो आंसर वाला जो बॉक्स जो भरने वाला था, कुछ क्वेश्चन हमारे 1 के 2 में चला गया था, 2 का 1 में चला गया था। ये भी एक रीज़न था हमारे पास में, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब आपको क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे पूरा सिस्टम पे मिल रहा है चीज़। एक क्वेश्चन एक बार आपको दिखेगा, उसको आप फिलअप करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे, ऐसे प्रोसेस चलते चलेगा। तो मैं आपको बताऊं फिजिक्स के बारे में, आज इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, किसका रिवीजन करना है, किसका नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक आपने सब कुछ पढ़ लिया, बराबर है। अब क्या नहीं पढ़ना है, किस पे टाइम नहीं देना है, कौन आपको बचा सकता है, कौन आपको रैंक दिला सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब तक आपके टीचर ने, हमने भी सब ने ही बोला कि बेटा पूरा पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन अब टाइम आ गया है एलिमिनेट करने का कि क्या अब नहीं पढ़ना है, किसका रिवीजन नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आप खुद को टटोलो, देखो कि हमारा कौन सा चैप्टर 11 से लेकर 12 तक का सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। जेई में आपको 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, और चैप्टर हम देखें तो कितने चैप्टर है, लगभग अप्रोक्स हम 30 चैप्टर मान लेते हैं। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता है जेडबल। किसी एक दो चैप्टर को क्या कर देगा, मिक्स कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिस चैप्टर पे या जिस टॉपिक पे जेडबल हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको अपने क्वेश्चन बैंक से उसका एनालिसिस करना है, या आपके जो टीचर ने बताए हैं उनको आपको फॉलो अप करना है। 11th के चैप्टर हो सकते हैं, 12 के भी चैप्टर हो सकते हैं। जैसे मैं एक चैप्टर का नाम बताता हूँ, रोटेशनल डायनामिक्स, है ना। ये चैप्टर देखने में थोड़ा इजी भी लगता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं, अगर पूरा डेटा आपको मालूम नहीं है तो एक क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। इजिली कौन बनेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फ्लूइड्स है, लिक्विड है, गैस है, केटीजी है, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आप बना सकते हैं। टाइम आप कम लगाएंगे और आपका आंसर श्योर शॉर्ट आने के पूरे चांस है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। हम 12 में बात करें मॉडर्न फिजिक्स से तो और गेट, नैंड गेट, जितने भी गेट्स पढ़े हैं आप, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उधर से गलती होने के चांस बहुत ही कम रहता है। हमने क्या बोला आपको, कहाँ पे आपको टाइम बचाना है और कहाँ पे सॉल्व करेंगे कि निगेटिव मार्किंग हमारा नहीं हो। एसएसएम का क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बनेगा, नंबर भी दे के जाएगा। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको नंबर दे के जाएगा। गलती होने के चांस इधर कम होते हैं। गलती कहाँ पे होंगे, अब हम 12 में बात करते हैं। 12 में अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है जेडबल, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है इम्पीडेंस कैसे निकालना है, फेज डिफरेंस क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर, किसी को मिला, आरसीआर सर्किट दे सकता है, एलसी सर्किट दे सकता है ना, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। तो इससे चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा ना, आप श्योर शॉर्ट उसको बनाओगे और नंबर भी मिलने के पूरे चांस है। इधर से गलती होने के चांस कम होते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। इस सब का रिवीजन 100% करना ही करना है। आपको एक लिस्ट तैयार कर लीजिए जो आपको अच्छे से आता है और उसका रिवीजन कीजिए। जिस चैप्टर में लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर टाइम व्यतीत करने की जरूरत नहीं, उसका टाइम कहीं और लगाइए आप और उसमें अच्छा करने की कोशिश करना है। 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आपसे बनेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, रे ऑप्टिक्स से, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही बन जाते हैं। इसमें चांस गलती होने के बहुत ही कम है। ईएमआई के क्वेश्चन थोड़े फंस सकते हैं, तो जो नहीं पढ़ने हैं वो 2-3 चैप्टर ही है। अगर आपको लगता है कि हम सब पढ़ेंगे, सब में कॉन्फिडेंस है, तो आप सब पढ़िए। किसको नहीं पढ़ना है वो किसके लिए है, जिनका फिजिक्स थोड़ा लगता है वीक है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद लगता है कि इसका आंसर हमको आता है, पहले आप उसको सोल्व करिए। ज़्यादा टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास में ओनली 180 मिनट है। और क्वेश्चन कितने हैं,
75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इस बार तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, तो टाइम भी सर एक्स्ट्रा देगा, टाइम भी एक्स्ट्रा रहेगा आपको, लेकिन सब मिला जुला के बराबर ही हो जाता है। 75 क्वेश्चन में आपको पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उधर मैं तो बोलूँगा नहीं जाने के लिए, रिस्क मत लो। जो क्वेश्चन लगता है कि इसका आंसर मुझे मालूम है, इसका फॉर्मूला मालूम है, इसका कॉन्सेप्ट मालूम है, उसको आप अटेम्प्ट करिए और ऑप्शन मैच करेगा उसको टिक करिए। कभी कभी जेईई में ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ऑप्शन ए होगा सही, इसका आपके लॉजिक से बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप घर पे आएंगे उसको मैच करेंगे तो पता चला नहीं ऑप्शन बी सही था, ये तो गलत हो गया। ऐसा भी होता है कभी कभी। एक चीज़ और मैं खास बताऊँ बात आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसका कंसेप्ट ना बुक में मिलेगा ना आपके टीचर कभी बताए होंगे। उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़े आपके दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। जेईई जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन वैसा तो डालता ही डालता है। आपका कंपटीशन सिर्फ भंडारा से नहीं है, नागपुर से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से। इस बार कितने बच्चे ने फॉर्म डाला है जेईई का? कितने डाले हैं? 5 लाख, 8 लाख, मतलब 6 से लेके 8, 9, 10 के बीच में तो रहते ही रहते हैं। नीट में तो 15 लाख भी तक जाता है बच्चा सब, सही है ना? तो आपका जो कंपटीशन है कितने लाख से है? 8 लाख से। उसके हिसाब से आपको पहुंचना है वहाँ पे। हाँ, मैं एक बात बता रहा था, एलिमिनेशन मेथड एक होता है। जैसे जेईई में कुछ क्वेश्चन पूछा और वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है, ए, बी, सी और डी करके दिया है। न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड से क्वेश्चन रहेगा। इसको क्या करना है, आपको ऑप्शन देख के आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि क्या इसका ए हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, सी और डी 2 में आपको सोचना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो माइंड पे हल्का सा आपको जोर देना पड़ेगा। उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रिवाइज करो। इस 2 में से एक आपका दिल जरूर बोलेगा कि नहीं ऑप्शन सी भी नहीं लग रहा, डी सही है इसका। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। आंसर से आपको क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन से हो सकता है क्वेश्चन आपका सेट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2-3 तो रहते ही रहते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। और फिजिक्स में सबसे पहले कोशिश करना केमिस्ट्री का ही सॉल्व करने का, इजीली बनता है, उधर से टाइम बचेगा। फिजिक्स से है और मैथ भी आपके पास में। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोशिश करना नेगेटिव जितना से जितना कम कर सके आप, लालच में मत पड़ना, ठीक है? नेगेटिव करेंगे तो परसेंटाइल आपका खराब हो सकता है। एक्यूरेसी भी देखा जाता है। आपने अब तक कितना पढ़ा नहीं पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे 180 मिनट आप कैसे संभालते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके करियर का बहुत इम्पोर्टेंट है 180 मिनट। 180 मिनट आप कैसे संभालते हैं। एग्ज़ाम में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, फालतू वाली बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये बहुत होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फालतू बातें दिमाग में बहुत आएगी। अरे हमने वहाँ गए थे घूमने के लिए, अरे रामटे कहता है पेपर देने आया हूँ जेईई का, ऐसा भी होता है। अरे हम पढ़ रहे थे, किसी का मैसेज आ गया था, कि कोई जोक आपको उस टाइम पे याद आता है। और किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की भी याद आ सकती है, किसी के पास बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड की याद भी आ सकती है। तो सब नहीं करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, हंसो मत, मैं सही बात बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा बहुत होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। आपकी बॉडी कहाँ रहेगी? एग्जामिनेशन हॉल में, दिमाग कहाँ रहेगा? बाहर। ऐसा बहुत होता है, तो वो आपको नहीं करना है। कोशिश क्या करनी है कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन के ऊपर ही होना चाहिए। एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जेईई का जो प्रेशर होता है ना एग्जामिनेशन का, वो बहुत ही अलग होता है। घर का भी प्रेशर रहेगा, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो घर वाले गाली देंगे, दोस्त यार भी मजाक उड़ाएंगे। सबसे पहले मजाक तो आपको रिलेटिव उड़ाएंगे, अच्छा बच्चा जेईई का पेपर देने गया है। अगर अच्छा रैंक लेके आए तो फिर तो वो मिठाई खाएंगे, वो खराब रैंक आया तो 4 जगह जाके आपकी बुराई करेंगे। वो पढ़ाई करता था, अरे भर दिन घूमते रहता था, अरे मोबाइल को लेकर हमेशा मोबाइल पे बिजी रहता था वो, सही है ना? तो ये सबका एक प्रेशर रहता है। रियल में अगर आपको अपने इमोशन को, अपने एनर्जी को
अपने कर्तव्य को, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है तो आपको JEE का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए 3 घंटा बहुत अच्छे से आपको निकालना पड़ेगा। आपके जो टीचर स्पेशली जो आपको पढ़ाए हैं उसका जो कंसेप्ट, उसकी जो बातें हैं आपको वो याद आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। शायद कुछ काम कर जाए, 2-3 न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवा के जाए। आगे कौन बैठी है, पीछे कौन बैठा है, इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता पहले यही देखता है कि आगे कौन कौन बैठी है, अच्छा 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 अच्छा, अरे वो भी आई है, तुम्हारा भी यही है। ऐसा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप फोकस होकर जाइए और कोशिश कीजिए कि हमने जो एग्ज़ाम देने आए हैं क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बाजू वाला कंप्यूटर में कौन बैठा है, अच्छा अच्छा ये बैठी है, ऐसा भी होता है। ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। मेरी बात मजाक में मतलब, मैं सही बोल रहा हूँ, है सही है ना। तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है और JEE में अच्छे से रैंक लेके आना है। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। कोशिश कीजिए कि 300 में कितने नंबर लेके आओगे, क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस कितना आना चाहिए? कम से कम 160 तो लेके आओ, 150 से ऊपर लेके आओ, ठीक है। विवेक सर ने बोले कि 120 लेके आओगे तो 90 मिल जाएगा। फिर सोचो 160 में क्या मिलेगा, अच्छा 90 मिल सकता है, अच्छे ब्रांच भी आपको मिल सकते हैं ना, ठीक है। एक 160 नंबर लाने के लिए कितने कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे इसका एनालिसिस करके देखो आप। इसलिए मैं पहले बोला कि क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब पढ़ लोगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 300। 300 चाहिए आपको, नहीं चाहिए, टॉपर को भी नहीं आता 300। उसका भी एक दो गलती तो होता ही है। JEE में, नीट में 720 में 720 आ भी सकता है, सही बोल रहा हूँ, आता भी है बहुत लोगों का। लेकिन JEE में 300 नहीं आता है। चलो आया है मान लिए, लेकिन मुझे तो पूरा चांस है कि एक ने गलती तो हो ही सकती है भाई। हमारे टाइम में तो नहीं आता था, इधर अब आ सकता है। हाँ भाई, परसेंटाइल 100% सर हो सकता है, लेकिन अगर उसका सही देखेंगे ना तो 300 में 300 नहीं हो सकता। परसेंटाइल बेटा अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है, ये बात ध्यान रखो आप लोग। पहले ये मत ध्यान में सोचो कि 100% अगर किसी का 100 परसेंटाइल है इसका मतलब ये नहीं होता है कि 300 में 300 नंबर आया उसको, सही है। 100 परसेंटाइल का मतलब ये कभी नहीं होता कि 300 में 300 उसने पूरे सही कर लिए, ठीक है। तो कोशिश करनी है सारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है। जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं पहले उसका रिवीजन करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं पहले उसको सॉल्व करना है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और हमारे सुपरस्टार केमिस्ट्री के फैकल्टीज सुमित सर आ रहे हैं। आइए सर, वेलकम। गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत कुछ तो हम नहीं बताएंगे, सर लोगों ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे एग्ज़ाम देना है। बस हमको एक ही चीज़ कहना है कि यदि सिलेक्शन पाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सर लोगों ने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कितना करना है, कितने मार्क्स लाने हैं। अभी सर ने बताया कि 160 लाना है, कितना में, 300 में, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि आंसर कहाँ होता है, ऑप्शन में ही आंसर होता है। उसको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल यूज़ करके उसको पुट करना और आंसर आ जाता है वहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट बचता है कि जैसे फिजिकल का हम बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें होता क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया मोलालिटी, और मोलालिटी में पूछ लिया कि जो सॉल्यूट है वो ऐसा चीज़ दे दिया, टॉल्यूइन दे दिया, ठीक है। तो उसमें टॉल्यूइन का मोलर मास ही पता नहीं होता लोगों को, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन क्या होता है कि यदि जिसको टॉल्यूइन का मोलर मास पता होगा वो क्वेश्चन क्या करेगा, मोलालिटी इजी निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करना है कि कुछ जो अच्छे कंपाउंड्स हैं, फेमस कंपाउंड है, उसके मोलर मास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो देख के जाना है, ठीक है।
सेकेंड, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था जेई वाला कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है, कितने हैं 3D सीरीज में, तो कितने हैं तुम लोग को पता है ये चीज़? नहीं पता होगा। हाइड्रोजन का 0 होता है और कॉपर का कितना होता है प्लस 0.30 ऐसे होता है, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है कि जिसका एनसीईआरटी पे पकड़ होगा वो 100% क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे बहुत लोगों ने हमें बोला है कि सर ऑर्गेनिक मेरा अच्छा नहीं है, रिएक्शन नहीं होता है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में नहीं ऑर्गेनिक होता है मत पढ़ो। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री लगभग 13-14 चैप्टर है, ठीक है, उस पर पकड़ बनाओ। हम क्लास में बार बार बताए हैं कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में यदि जिसके पास होगा उसको कल के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, कोई बता सकते हो क्या फ़ायदा होगा? कि 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर एक चैप्टर को रिवीजन करने का उसके पास टेंडेंसी आ चुका है। समझ में आ रहा है? हम पिछले क्लास में ये भी बताए थे और क्लास में बताते थे कि नहीं, जितना भी क्वेश्चन जेई मेंस का आया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है, हो सकता है उसी में क्वेश्चन को घुमा दे तो वो पता होना चाहिए। जेई मेन हमेशा, जेई मेन का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। आदि जो पढ़ा होगा 3 क्वेश्चन देखना, कल के बाद एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक का। हम लोग को पता है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो हम बताए थे कि 4 बार जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा इस चैप्टर को, उसका 4 क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, मतलब वो सही होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार तुम लोग 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकालो और इसको देखकर ही जाना, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा कब आता है कि कम दिन में चैप्टर पढ़ो और वो क्वेश्चन आ जाता है और बन जाता है, सही हो जाता है, तो मज़ा आ जाता है जीवन में, ठीक है। तो ये चीज़ था इनऑर्गेनिक का। अब बात बचता है कि फिजिकल में ही 11th के चैप्टर जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा, मोल कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन आता ही है, स्टेट ऑफ मैटर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं हो, सभी चैप्टर क्या है इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है। यदि 25 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है तो केमिस्ट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि आगे हम लोग को ले जा सकता है। मैथ और फिजिक्स में ये गेस करना बहुत मुश्किल है कि इससे रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से पूरा क्वेश्चन करना है, सिंगल करेक्ट वाला 20 क्वेश्चन वो करना ही करना है। कैसे करना अभी हम बताएंगे। इंटीजर टाइप में रिस्क ले सकते हो, ठीक है। रिस्क लेने का मतलब ये है कि यदि जो पढ़ा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि 4 कंपाउंड दे दिया, बोल दिया कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक शो करता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। यदि तुम उस पर कन्फर्म हो तो उसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकती हो। जैसे कल हम क्वेश्चन एक बताए थे क्लास में कि कितने से कंपाउंड है जो कि एम्फेट्रिक शो करते हैं, कल बताए थे क्लास में। कितने कितने थे? 2 थे। तो हम सीरीज भी लिखवा दिए, वो देखना, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जैसे बात करें पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता सिंपल वाला कभी नहीं पूछेगा। कभी पूछ लेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, कभी पूछ लेगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये करना है। अब बात आता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखो होता क्या है कि क्वेश्चन 1 पढ़े, 2 ऑप्शन लग रहा है कि गलत है, दो में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तुम्हें रिस्क लेना है केमिस्ट्री में, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में रिस्क लेना है। यदि लग रहा है कि बी और सी में कोई होना चाहिए एक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे टिक करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन 5 है मान लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 नेगेटिव नंबर मिलेगा, -5 मिलेगा। लेकिन उसमें 2 भी सही होगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, +5 मिलेगा ना। तो रिस्क लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री में रिस्क लो। फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार बोलते हैं कि उसमें टाइम बचाना, ठीक है। बहुत लेंथी कैलकुलेशन होता है, दिमाग लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और फिजिकल में ये करना है कि एक बार में टिक मत करना, हम कभी ये राय नहीं देंगे। एक बार में टिक नहीं करना। यदि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर भी आ रहा है, एक बार ज़रूर देखना कि हाँ फिर से कुछ और हो सकता है क्या, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना कि हो सकता है कि ग्राम में पूछ ले
किलोग्राम में पूछ ले, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछले बार जेई एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक दे दिया था, एक सॉल्यूट था, उसका मोलर मास भी था, और वाटर का मास जो था वो ग्राम में नहीं देकर क्या दे दिया था, मिलीग्राम में। ठीक है, ये जेई 2021 का क्वेश्चन है। तो मिलीग्राम में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि मिलीग्राम में कैसे, ग्राम में कैसे करें। तो क्या होता है, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो जो मिलीग्राम में वही ग्राम में है, तो ग्राम में जो दिया है उसको क्या करेंगे बताओ, 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में आ गया, मोलालिटी आ जाएगा। तो इस टाइप के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप का तो हम बता ही दिए, और सर लोग ने भी बता दिया। हमको ज़्यादा नहीं कहना है, हमको यही कहना है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ही होता है, केमिस्ट्री में, ठीक है, होता है फिजिक्स में भी, मैथ में भी, लेकिन देखने का तरीका आना चाहिए कि किसका आंसर कहाँ गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन को एक बार एनालिसिस करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ठीक है आंसर पूछ लिया ग्राम में और दो ऑप्शन दे दिया केजी में, अरे 2 दे दिए ग्राम में, तो क्या करना है, 2 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो ये सब बेसिक दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो बात है, वो रिएक्शन का बहुत लोग नहीं पढ़ा है रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो अभी लास्ट टाइम में पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। करना ये है कि रिएक्शन में बहुत कुछ लोगों को कुछ आता होगा, इतना कि नहीं आता होगा। और सर लोग पहले भी बताए होंगे, हम भी बताए थे क्लास में कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक बार जैसे जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन ये सब लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए, या रिएक्शन कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, माइनर होगा कि मेजर होगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट लगाकर वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में शामिल होते हैं उनको सब तो सेम पढ़ा हुआ है, करना क्या होता है ना, उसे कुछ आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में, न तुम लोग को आ रहा है, बस जो पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वहाँ पे, वही इम्पोर्टेंट है। 180 मिनट के अंदर कैसे क्वेश्चन को डील कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, यही करना है। हम भी खुद सर ने बताया कि आज IIT से NIT क्यों नहीं पहुँच पाए, तो इसका बेसिक रीज़न यही होता है कि कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा करना ही पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज आने में। IIT में जाओ, NIT में जाओ, या किसी कॉलेज में जाओ, 2 सब्जेक्ट बेस्ट रखना ही पड़ेगा। वो मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। यदि किसी का फिजिक्स अच्छा नहीं है तो केमिस्ट्री और मैथ अच्छा हो सकता है। तो ऐसे करना। बहुत लोगों के मन में एक चीज़ और कन्फ्यूज़न होगा जो हम दूर करना चाहते हैं उसको। बहुत लोगों को लगता होगा कि सर ये तो आता ही नहीं है, वहाँ जा रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा मेरा अच्छा है, कौन सा ख़राब है सब्जेक्ट में, किसका अटेम्प्ट करें, किसका अटेम्प्ट नहीं करें। तो वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन अपने पास कितना है बताओ, 75। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में तुम्हें रिस्क लेना है, मैथ और फिजिक्स में एक काम करना है। यदि 10 क्वेश्चन मैथ का आता है तो मैथ का 10 ही करो, फिजिक्स का भी 10 आता है तो 10 ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि तुम वहाँ पे क्या रिस्क ले रहा है ना, हो सकता है वो गलत भी हो जाए, और गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है वो हम बता दिए। आराम से एक बार लास्ट में फिर हम बोल रहे हैं कि जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत क्वेश्चन हम क्लास में कराए हैं, हर दिन कराते थे कि तुम लोग के दिमाग में रोटेट करते रहे कि जेई कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो हम करवाए हैं, एक बार उसको देख लेना नोट्स। दूसरा बात, S, P, D, F ब्लॉक एक बार मेरे तरफ से लास्ट तुम लोग पढ़ के ज़रूर जाना। तुम लोग को 4 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट मिलेगा NCERT के बुक से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब सर को बुलाते हैं, मैथ वाले सर को। आइए सर, और सर बताएंगे मैथ में क्या करना है। तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन देख चुके हैं कि हमको कौन कौन सा टॉपिक्स चूज करना चाहिए या कौन कौन सा टॉपिक्स लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए,
मैं स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन जब बता रहा था तो मैंने बताया कि आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, वो ठीक है, बट आप केमिस्ट्री के बल पर सिलेक्शन केवल नहीं पा सकते हैं। जैसे नीट वालों के लिए रहता है कि हमारे लिए बायो सब कुछ है, ठीक है ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर ये माने तो इन जनरल हम ये भी बोल सकते हैं कि मैथ सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है, ठीक है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आप बीटेक नहीं कर सकते आगे। तो जब बीटेक नहीं कर सकते तो मतलब कुछ ना कुछ तो परसेंटेज है मैथ का, हमको अच्छा करना पड़ेगा। केमिस्ट्री अच्छा करिए, उसके साथ मैथ अच्छा करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका फिजिक्स इतना अच्छा जाएगा, और मैं आपको चेक कर चुका हूँ, ज़्यादा बोलने की आवश्यक्ता नहीं है, आप लोग इतने फिजिक्स में स्ट्रांग हो नहीं, ये क्लियर है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मुझे पता चल रहा है कि तुम कितने फिजिक्स मार सकते हो। एट मोस्ट 10 क्वेश्चन से आगे तुम 11 भी नहीं मारोगे, ठीक है। तो तुम्हारा स्कोर पॉइंट केवल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। एट लास्ट तुमको फिजिक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, और वही अटेम्प्ट करना चाहिए तुमसे हो जाए। तुमको 5 आते हैं, तुम 5 क्वेश्चन करके आना, 6 मत करना। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन करोगे तब भी तुम्हारे कितने नंबर आएंगे? 20 मार्क्स आएंगे, 20 कम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैथ को देख लेते हैं, मैथ सब्जेक्ट में क्या क्या है। एक जनरल बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है, कि आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किए नहीं हुआ, दूसरा किए नहीं हुआ, तीसरा किए नहीं हुआ, चौथा किए फिर भी नहीं हुआ। फिर क्या लगता है कंप्यूटर अभी तुरंत कोई शट डाउन कर देता तो सबसे अच्छा होता। अरे यार कहाँ फंस गए, क्या पढ़े थे आज तक, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ हुआ था, एक ही सब्जेक्ट में हुआ, जेईई में एग्जाम जब देने गए, केमिस्ट्री बड़ा जल्दी बना, ये केमिस्ट्री बहुत आता था, इनऑर्गेनिक फिजिकल बहुत कमांड था, मतलब तभी ये आगे 75 नंबर आया था उसमें। और जब ये पहुँचे फिजिक्स करने के लिए, मुझे लगता था फिजिक्स मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है मैथ के कंपेयर में। अब फिजिक्स स्टार्ट किया, पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा चौथा कुछ बन ही नहीं रहा है। लगा कि यार फिजिक्स तो नहीं होगा। मैथ स्टार्ट किया, उसमें भी 3 क्वेश्चन नहीं बना, तो सर उठाए, बंद किए, वो कंप्यूटर थोड़ा देर के लिए बैठे कि अब करें तो क्या करें, ना फिजिक्स बन रहा है ना मैथ बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए एक ट्रिक अपनाइए। ये सबके साथ होता है और सबके साथ हो सकता है कि आप पता चले केमिस्ट्री खोलो, तुमको पहला दूसरा तीसरा चौथा केमिस्ट्री का ही ना आए, और तुम्हारा तुरंत मनोबल टूट जाए कि यार हम बेकार में जेईई देने चले आए। 2 साल पढ़े क्या थे कि 4 क्वेश्चन देखे, चारों के 4 नहीं बन रहा है। आप फिजिक्स देखने गए, उसमें बड़ा बड़ा पता नहीं कहाँ का एटम वटम में क्वेश्चन दे दिया, उसमें भी तुम हार गए, तुम छोड़ के भाग आओगे, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन का एक ही मात्र विकल्प है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हमसे लगातार 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप थोड़ी देर वेट करो और लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे जाओ, उल्टा स्टार्ट करो क्वेश्चन करना, ठीक है। एक ही विकल्प है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। आपसे 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप ये सोच के मानो कि क्या पता जो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ के आए हैं, जो टफ क्वेश्चन वो पहले पढ़ गए हैं, और जो हमारा रेडी वाला टॉपिक्स था वो बाद में थे, इसलिए हमको पीछे से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि हमसे 4 क्वेश्चन नहीं बने अब तो गया, हमसे जेईई नहीं होगा। आपको तुरंत बंद करना है, 30 क्वेश्चन से पीछे से स्टार्ट करते फिर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप टॉपिक सोच के गए हो, सपोज आप मैथ में सोच के गए हो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, वो सब पहले मिला ही नहीं। पहले क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी। जो हर एक टीचर मैथ का ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को हाथ मत लगाना। कब तक? जब सब क्वेश्चन अटेंड कर लेना तब उसको छूना देखना मना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और पीएनसी इन क्वेश्चन को तब देखना है जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तब, क्योंकि श्योर है तुमसे यह नहीं बनेगा, और बनेगा तो सबसे लास्ट में बनेगा। यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, स्पेंड करोगे तो गलत करके आओगे। खासकर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी तुम बनाना, पीएनसी मत छूना, ठीक है। या पहला क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको आगे बढ़ जाओ। करना क्या है? सबसे पहले आपको ढूंढना है 30 क्वेश्चन में से मैथ का ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है, पकड़ो मारो ख़त्म करो। किसको? ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री बोलना ईजी है कि बस ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आता है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आता है, तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस से आता है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग कि आप इसमें स्ट्रांग हैं, ये लगभग क्वेश्चन आप बना लेते हैं। तो आप मान के चलिए 12 नंबर यहाँ से तुरंत मिल गया, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। देखो हमने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया है तो मुझे ये पता है कि मेरा क्या स्ट्रांग है, तुम्हारा क्या स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने ये बोला कि पीएनसी मत छूना पहले, कि हमको पता है कि तुम्हारे अंदर कोई थ्योरम नहीं है पीएनसी का, तो तुक्का मारते हो तुम लोग, ठीक है। तुक्का मारो, मैथ की तरह तुक्का मारो ना यार, प्रोबेबिलिटी पढ़ के रखे हो आप लोग। क्वेश्चन एलिमिनेट करो। अभी आपके सुमित सर ने बताया ना, एलिमिनेट करना मतलब कि ए को खत्म करो, बी को खत्म करो। अब सी एंड डी में क्या चांस है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सी इज 50%, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग डी इज 50%। मैथ लगाओ, प्रोबेबिलिटी लगाओ, उसमें चांस हो सकता है। तुक्का मारने का चांस 50% है, और जब आप ABCD चूज करेंगे तुक्का मारने का चांस 25% है, ठीक है। एडवांस में तुक्का नहीं मारना है, वहाँ चांस कितना है? 1% चांस है। मेंस में तुक्का मारना है, लेकिन कब? जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं तब। सबसे पहले क्या टच करना है? ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से कितने नंबर मिलने वाले हैं? 12 नंबर। ढूंढो 30 क्वेश्चन में से तीनों लोग कहाँ हैं, इनको मार के ख़त्म करो, 12 नंबर मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम पहले से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक जाएंगे, ढूंढेंगे कहाँ हो ट्रिग्नोमेट्री, मारेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या चूज करोगे, इसमें आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। सीक्वेंस सीरीज देख सकते हो आप लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से एक 4 नंबर मिलने वाला है। या एक पोर्शन आपका और स्ट्रॉन्ग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर। ये सब इजी मार्क्स, यहाँ से आप इजीली मार्क्स कर सकती हो। 12 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे 12 नंबर के, एक तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कहाँ से, इलिप्स एंड हाइपरबोला से एक क्वेश्चन, दूसरा पैराबोला से, तीसरा सर्कल से। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला में कन्फ्यूजन है, अब कहाँ से आएगा देख लेना आप लोग, लेकिन वहाँ से 3 क्वेश्चन आना तय है 12 नंबर के। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अटेम्प्ट करो, सीक्वेंस सीरीज अटेम्प्ट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अटेम्प्ट करो, इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर टच कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैंने इतना क्वेश्चन वो कराया है प्रीवियस ईयर, जे मेन, जे एडवांस, कॉम्प्लेक्स नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप 4 नंबर इजीली ले सकते हो। बाकी जिनका कैलकुलस स्ट्रांग है तो नंबर पूरा मैथ में बटोर सकते हैं। जिनका भी केवल कैलकुलस स्ट्रांग है मैथ में, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी सब छोड़ दो, जिनको कैलकुलस आता है वो सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे मैथ में। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 120, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आए, बाकी 120 मतलब कुछ नहीं, बाद में तुम्हें लोग आगे मेरे सामने रोओगे क्या सर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला या ये ब्रांच नहीं मिल रहा है। 120 में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 120 लेके आओ, जिससे आप कम से कम टैग पाओ कि आई एम NITian। ठीक है, लोगों के बीच में बोल सको कि हम ऐसा कर सकते हैं। बट 120 में आप सब कुछ नहीं पाएंगे। एटलीस्ट केमिस्ट्री में स्कोर करो 80 मार्क्स। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए, इसके माने कुछ नहीं है। मैथ में 75 प्लस, मतलब 70 से 80 के बीच में, और फिजिक्स जो कर पाना कर देना। ठीक है मतलब जो भी तुमको लगेगा, अगर आपके 5 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन सही हैं, तो मतलब 40 नंबर बनते हैं। अगर आप 10 अटैम्प्ट कर ले जाते तो 40 नंबर हो गए, बस इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे 40 नंबर। ठीक है, तभी इसमें अगर आप ऐड कर लो 75 ही ले लो तो कितना हो गया, बहुत मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है NIT तिरछी में जाएगा नंबर 1 NIT जो है। ठीक है, चलो टॉपिक्स देखते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री करना है, सीक्वेंस सीरीज करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। अरे आप 10 क्वेश्चन बना के आओगे फिजिक्स में ना, मैं आपको यहाँ से कुछ पता नहीं कितना प्राइस बांट दूंगा तुम्हारे लिए। तुम 10 क्वेश्चन सही करके आओ बस फिजिक्स में, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन। भाई 40 मार्क्स जो ले आएगा फिजिक्स में ना, बहुत कुछ ले आया वो। 40 मार्क्स मेरे मेंस में नहीं आए थे, 38 आए थे। ठीक है, तो इसमें 40 नंबर आप ले आए, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब बहुत समझदार में गिने जाएंगे। नीट और मेंस में, जेई में ज़मीन आसमान का अंतर है फिजिक्स में। ठीक है, जाके क्वेश्चन टच करके देखो मेंस का और नीट का फिजिक्स का क्वेश्चन, दिमाग हिल जाता है। मेरे से खुद नहीं बन रहा था किसी तरीके से, 38 आया है इतना अटेम्प्ट करने के बाद में। सोचो कितना 120 करवाता था। इसीलिए थोड़ा अच्छे से करो, 40 नंबर लेके आओगे बहुत है। तो आते हैं इस पर, ट्रिग्नोमेट्री करना है, सीक्वेंस सीरीज करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। हाँ, कैलकुलस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस में नंबर बहुत ज़्यादा है। कैसे, इसमें 2 टॉपिक हैं, एक इंटीग्रेशन है, एक डिफरेंशिएशन है। देखो इंटीग्रेशन से कितने नंबर मिलने वाले हैं, इनडेफिनिट से 1 क्वेश्चन, डेफिनिट से 1, एरिया अंडर कर्व से 1, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर। 16 नंबर केवल आप इंटीग्रेशन से पा सकते हैं। एक क्वेश्चन तुमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आपको मिलना है NIT नागपुर, तुम पहुँच जाओगे कहाँ, अगरतला पहुँच जाओगे। इस कोने से उस कोने पहुँच जाओगे मात्र 1 नंबर के डिफरेंस। जब हम लोगों को गुवाहाटी अलाट होने वाला था तो हम लोगों को लग रहा था 1 ही नंबर तो कम है, तब इतना जानकारी नहीं थी, एज कम था। हम लोग उससे जाके पूछे भैया 1 नंबर तो कम है, आप दे दो ना यूपी में। बोला जाओ, 1 नंबर नहीं कम है तुम्हारा, 1 पॉइंट देखो आप, 0.01, 0.02, ऐसे ऐसे आप कितने पीछे हैं आप। तो 1 नंबर बहुत कुछ कर सकता है, और आप इंटीग्रेशन से 16 नंबर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कैलकुलस स्ट्रांग करो, या जिनका स्ट्रांग है वो अटेम्प्ट करना, जिनका नहीं है वो अलग टच करना। डिफरेंशिएशन कितने नंबर हैं, एक डिफरेंशिएशन, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एक क्या, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, 3 क्वेश्चंस मीन्स 12 मार्क्स। और रिलेशन एंड फंक्शन से देख लिया जाए तो एक 4 नंबर वो आएगा सेट थ्योरी को अटैच करके। कितना हुआ, 12, 4, 16, 16 गुना 32, 32 मार्क्स केवल कैलकुलस से आ रहे हैं आपके। आउट ऑफ 100 32 मार्क्स कैलकुलस से आ रहे हैं। इसीलिए जिनका स्ट्रॉन्ग पोर्सन है कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब पहले अटेम्प्ट करना है इन लोगों को। इनसे होने के बाद यहाँ पहुँचना। जिनका ये नहीं है वो क्या करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करना, मैथमेटिकल। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग 4 नंबर फ्री का है, जैसे होता है ना घर में भूसा फ्री का रहता है, ऐसे है। मतलब वो सबको आता है, सबसे बनता भी है, वो सब लोग करो। सेट थ्योरी सब लोग करो,
सेट थ्योरी हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ, ये सबसे बनता है। और क्या है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, उसमें कुछ है नहीं, वो सब वही तीन बात, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तीनों का ट्रिक याद है ना, क्या है यूनिक सोल्यूशन का, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, कितनी बार बताएं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एंड फॉर इनफाइनाइट एंड नो सोल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एंड फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो, एंड फॉर द अदर वन नॉट इक्वल टू जीरो। सब याद रखो, एक थ्योरम पे मात्र 4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। जो पोर्शन आपके स्ट्रांग है आप लोग देख लीजिएगा, नया पोर्शन बिल्कुल टच मत करो, और थोड़ा सा याद रखो कि टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दो आज से ही, कल से मतलब, ठीक है। जिनका पेपर 9 to 12 में है वो 9 to 12 10 कॉपी लेके बैठो, इधर उधर डिस्टर्बेंस मत पालो, ठीक है। इधर उधर का मतलब डिस्टर्ब मत करो अपने आप को कि 9 to 12 में खाना भी खाने चलना है, ये खाओगे, उसमें बात भी कर रहे हो, उसी में डिस्कस भी कर रहे हो, सब काम नहीं करना है। 9 to 12 केवल टेस्ट देना है बस, अदर एक्टिविटीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह बैठो, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, जो लोग ज्वाइंट रह रहे हैं वो तानो, डिवाइडेड तानो, और अपना अपना एग्ज़ाम दो, ठीक है। टाइम कम बचा है, ऐसे टाइम पे एग्जाम दो कम से कम आप सो मत वहाँ जाके, पता चले यहाँ खा के सोते हो 3 to 6 वहाँ लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। बाकी जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप किस में स्ट्रॉन्ग है, वो अटेम्प्ट करना। नया रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है कि हम बस सर बोल दिए हैं कैलकुलस से 32 मार्क्स तो बस आज से शुरू हो गया कैलकुलस पढ़ना, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हो 2 साल वही ट्राई करो और सब कुछ अच्छा होगा। केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट करना, मैथ उसके बाद अटैम्प्ट करना, फिजिक्स सबसे लास्ट अटैम्प्ट करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना कि आप 25 में से 23 क्वेश्चन मार के आना केमिस्ट्री में। खूब सारा रिस्क लेना, खूब सारा तुक्का मारना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से चांस हमको नंबर अचीव करना है, घेरना है, लगे कि यहाँ है मारो वहाँ पे। मैथ में भी मार सकते हो कब, जब आप 2 एलिमिनेट कर ले जाओ तब, और फिजिक्स में तभी मारना, मत मारना 5 बनेगा 5 ही करके आना, लेकिन गड़बड़ मत करना। मेरा 4 नेगेटिव हुआ था 4 क्वेश्चन फिजिक्स में लगातार, आज तक पछतावा हो रहा है उसका कि हम क्यों किए उसको। अरे भाई 4 नंबर तो एक्स्ट्रा ऐड होता, 4 नंबर एक्स्ट्रा ऐड होता तो इतना दूर क्यों जाते। इसीलिए गड़बड़ी मत करना, 5 आता है 5 करना, लेकिन गड़बड़ मत करना। केमिस्ट्री में खूब मारो तुक्का, ठीक है, मतलब खूब अटैम्प्ट करना। मैथ में एटलीस्ट 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो 25 में से, ठीक है। केमिस्ट्री में 22+ क्वेश्चंस, और फिजिक्स में जो आपसे परफेक्ट बन जाए उतना करना बस, ठीक है। बस इतना करके आओगे 120 क्या 150 बहुत आराम से पाओगे, और मे भी 180 के पार भी चले जाओ। लेकिन 120 तो ये कुछ नहीं है तुम्हारे लिए अगर ऐसा आप करते हो तो। 120 भी आ गया ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम NITian हो गए, अब हमको एडवांस की तैयारी करना है और हम IITian बनेंगे, ठीक है। तो आगे जो भी आपको IIT के लिए पढ़ाएगा आप आगे देख लेना, ठीक है, कैसे क्या करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, ठीक है। तो मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक, बाकी प्रशांत सर आगे की बात डील करेंगे। और कॉन्फिडेंस डाउन नहीं लो, कभी बात ही बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट और हम टाइम लेते हैं आपका, क्योंकि सब में कॉन्फिडेंस आया है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है। क्या क्या करें? हाँ सर, चलो। अरे आएगा आएगा, देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको अगर लगता है कि सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में चले जाइए, सबका डाउन रहता है फिजिक्स, है सबका लूल है। चलो, कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए दिमाग बहुत एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सब में ऊपर फिजिक्स है। फिजिक्स ऐसा है, देखो अभी आप 25 क्वेश्चन में से 40 नंबर लाने के लिए आप तो सोच रहे हैं कि 40 भी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, है ना। 40 मार्क्स लाने के लिए देखो, मैंने एक पिछले साल का ही क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, एक सिरिंज वाला क्वेश्चन है फ्लूइड्स का, है ना। एक सिरिंज दिया था, ये वाला क्वेश्चन सभी को याद होगा। हाँ, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ था, इसका डायमीटर दिए हुआ था, D दिए हुआ था, इसका भी डायमीटर दिया था, यहाँ से इसका स्पीड दिया था, V1 दिया था, बोला था यहाँ से इसका भी लेंथ दिए हुआ था, आई थिंक 1.25 मीटर दिए हुआ था। ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला एक सिरिंज है, सिरिंज में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये नीचे गिर रहा था, इसका रेंज बताइए कितना है, ये डिस्टेंस पूछा था आपसे। ये जेडेबली का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। एक क्वेश्चन बताओ, कितने कंसेप्ट है इसमें, क्या क्या निकालना पड़ेगा?
क्वेश्चन हाँ, प्रेशर निकालना पड़ेगा हमको, रेंज निकालना है यहाँ का। ये जो फ्लूइड यहाँ से गिर रहा है पिस्टन को प्रेस करने से, इसका डायमीटर दिया है, मान लेते हैं 1 mm कर लेते हैं, इसका 0.5 mm कर लेते हैं, इसका स्पीड दिया है आपको 1 मीटर पर सेकेंड इस टाइप से, और पूछा है रेंज बताइए कितना है। ये वाली हाइट दे रखी है ग्राउंड से, ये ग्राउंड पे रखी हुई। देखो ऐसा क्वेश्चन जेई ने पूछा, क्वेश्चन बहुत लंबा है, लिखने जाएंगे तो इसका बहुत बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्वेश्चन समझता नहीं है। फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए पहले। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर बहुत जल्दी निकाल लोगे। गगन बोल रहे हैं कि प्रेशर निकालना पड़ेगा, लोग अपना अपना इसमें दिमाग लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 बराबर A2 B2। यहाँ का डायमीटर दिया है मतलब रेडियस मालूम है, यहाँ का रेडियस आपको मालूम है, डायमीटर मालूम मतलब रेडियस मालूम ना, यहाँ का एरिया मालूम, यहाँ का एरिया मालूम, यहाँ का स्पीड मालूम, यहाँ का स्पीड मालूम है क्या, नहीं मालूम है, यहाँ का स्पीड निकाल लोगे V2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अब क्या निकालना, आपको स्पीड मालूम हो गया यहाँ का, हाँ लेकिन टाइम नहीं मालूम आपको चला अभी तक। टाइम कितना लग रहा है मालूम है क्या, नहीं मालूम। अब टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, कौन सा कंडीशन हो जाएगा, फ्री फॉल कंडीशन हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, फ्री फॉल, A बराबर G यूज करेंगे। क्यों नहीं होगा फ्री फॉल, स्पीड दिया है, यहाँ से निकलने का दिया है। जब याद करो जब प्रोजेक्टाइल मोशन अपन पढ़ते थे यहाँ से, यहाँ का स्पीड कितना होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो। एक मिनट मैं आ रहा डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे स्पीड कितना होता है, वर्टिकल स्पीड कितना होता है यहाँ पे, बस मैं वर्टिकल स्पीड की बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ अभी, वो स्पीड दिया है, हॉरिजॉन्टल के लिए दिया है। यहाँ पे दो स्पीड है, ऊपर में जा रहा है Vy, इधर में आ रहा है Vx, सही है, पढ़ा हुआ है ना सभी को, याद है। तो हमको जो आया यहाँ पे कौन सा आया, Vx आया। Vx की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइट किसका दिया है, y का दिया है, सही है। A बराबर G, क्या लगाओगे फॉर्मूला, S बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम, टाइम निकाल लोगे, टाइम मालूम हो गया, स्पीड आपको मालूम है, डिस्टेंस निकालना है, आ जाएगा आंसर। टाइम लगेगा, तो ऐसे तो सोचना पड़ता है JEE के लिए। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से घुमा के पूछ रहा है, इसलिए फिजिक्स थोड़ा टफ लगता है। मैथ्स पार्ट आपका कमज़ोर है, फिजिक्स ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। एससी वर्मा सर क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो फिजिक्स तो आप भूल ही जाइए, इसलिए मैथ आना बहुत जरूरी। फिजिक्स तो 2 लाइन में खत्म होती है, फिजिक्स का इतना ही काम था, इससे ज़्यादा फिजिक्स है क्या इसमें, नहीं। अब क्या करना है इसमें, मैथ लगाना है, कैलकुलेशन करना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो हम क्या, दुनिया कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी कोशिश करनी है, जो आपको आता है उसको पढ़िए, समझिए। कुछ चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया, 11th का तो पूरा चैप्टर करिए, ठीक है। यूनिट डायमेंशन पढ़िए, इरर्स पढ़िए, काइनेमेटिक्स पढ़िए, मोशन इन प्लेन पढ़िए, वर्क एनर्जी पावर पढ़िए, लॉ ऑफ मोशन पढ़िए, वेक्टर्स तो मोशन इन प्लेन में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ग्रेविटेशन पढ़ लीजिए। ये सबसे क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं, श्योर शॉर्ट बनते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स का भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन थोड़े टफ